हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, अस्थमा के बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी परेशान करने वाली बीमारी है और आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे अस्थमा को पूरी तरह कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिन्हें नया नया अस्थमा हुआ है, अभी अभी हुआ है, साल भर 2 साल 5 साल तक, भाई 5 साल हुआ है, तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ दोस्तों उसका अस्थमा ठीक करने के लिए। और दोस्तों, अगर 5 साल से ऊपर हुआ, यानी अगर पेशेंट अस्थमा का पुराना है तो वो ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल हो जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में अस्थमा से लेकर परेशान नहीं हो सके। दोस्तों, मैं आपको उसमें अस्थमा ठीक करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, और उसमें ठीक कैसे हो सकता है। अगर मरीज अभी भी अस्थमा से पेशेंट से ग्रसित है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मैं दवा भी बताऊंगा बहुत कम पैसे में, और एकदम बिल्कुल कम पैसे में यहाँ पे आपका पेशेंट ठीक होगा। और अगर पुराना अस्थमा हुआ है, ठीक है, तो वो दोस्तों सिर्फ आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है, कितना कंट्रोल कर सकता है। और जो पुराने से पुराना अस्थमा है, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे होंगे दोस्तों कि ऐसे ऐसे बताते हैं कि भाई अस्थमा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है, अस्थमा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि अस्थमा कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होता। पुराने से पुराना जो 10-15 साल जो अस्थमा है वो सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसा होगा कि भाई आपकी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोस्तों अस्थमा के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, एलोपैथिक इलाज। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बात करते हैं आखिर अस्थमा को क्या ठीक कर सकते हैं। तो अस्थमा की जो शिकायत होती है, जो अस्थमा की ऐसी बीमारी होती है जो यहाँ पर अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट और इसे सही समय पर अगर ट्रीटमेंट और ट्रीट नहीं किया जाता तो यहाँ व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि अस्थमा हमारे सांस लेने छोड़ने की कैपेसिटी बरकरार रखता है। यानी कि जो हमारे जो फेफड़ों से जितनी जो नलियाँ निकलती है, संकुचन वाला जो यानी ऑक्सीजन छोड़ना और लेना, तो दोस्तों इससे क्या होता है, ये वहाँ पर जो ब्रोंकाइल नली होती है वो चौक हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो सांस लेने छोड़ने में तकलीफ आती है। अब यहाँ पर अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं यहाँ पर क्या गलती करते हैं, देखो अस्थमा वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों कि भाई उन्हें बेटनासोल टेबलेट, डेक्सोना टेबलेट, स्टेरॉइड वाली जो मेडिसिन होती है अस्थाकाइन टेबलेट, ठीक है, डेरिफाइलिन टेबलेट, ये स्टेरॉइड मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं। भाई सल्ब्यूटामोल कंपोजिशन वाले ये टेबलेट क्या होती है दोस्तों, सस्ती मिल जाती है, 1 रुपये में मिल जाती है, तो 1-2 रुपये मिल जाती है, तो अस्थमा को रोक देती है, ठीक तो हो जाता है, ठीक है। अब स्टेरॉइड में क्या होता है दोस्तों, स्टेरॉइड का उसको साइड इफेक्ट नहीं मालूम है, कई लोगों को उसका साइड इफेक्ट नहीं मालूम कि भाई आप इसको खाने से क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डेरिफाइलिन, अस्थालिन और बेटनासोल, डेक्सोना टेबलेट बिल्कुल भी नहीं खाना है, सब बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों उसका साइड इफेक्ट क्या है, देखो अभी आपको ये नहीं पता स्टेरॉइड खाने से काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो में बताया दोस्तों कि भाई स्टेरॉइड खाने से कितना नुकसान होता है। हाँ, स्टेरॉइड बिल्कुल है फ़ायदेमंद की चीज़ है, लेकिन कब खाना, कितना डोज में उसे लेना होता है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। और उससे ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप खाओगे तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत दे सकता है अस्थमा वाले पेशेंट को, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर कोई मान के चलो अगर कोई खाता है लंबे समय तक, तो अस्थमा वाले मरीज को देखा होगा जिन पेशेंटों को, मैं ऐसा क्या होता है, वो जब रेगुलर इसे खाते हैं तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उनके शरीर में खून नहीं बनता, ठीक है, उनको जो ब्लड जो होता है एकदम कम हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लड कम हो जाता है तो शरीर क्या होता है, फूलने लगता है, और फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ों में और काफ़ी दिक्कत देने लगता है। तो ये समस्या क्या होती है, ठीक तो कर देती है, लेकिन तेज़ी से उभर कर ये बीमारी वापस आती है। इसलिए अस्थमा वाले पेशेंट को ये गलती नहीं करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ एक मेडिसिन बताऊँगा, यहाँ पर सिर्फ एक मेडिसिन से आपको यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कॉस्टली वाला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर पुराना अस्थमा है वो ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ वो कंट्रोल होगा, ठीक है ना। अस्थमा का ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अस्थमा के मरीज को अगर पास कोई आपके पास आता है, ठीक है ना, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको ट्रीटमेंट क्या करो, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दोस्तों स्टेथोस्कोप से आपको चेस्ट की जांच करना है। भाई यहाँ पे सीने पे स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज़ दोस्तों गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसका मतलब है कि आपके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कफ बन गया है, सीने में कफ जमा हो गया है, ठीक है, यानी कि स्टेथोस्कोप में गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो कफ ज़्यादा जम गया। और अगर साथ में सही या फिर सनसनाहट की आवाज़ आती है तो कफ यहाँ पर सूख गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको जांच करना है। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे करना है। चेस्ट एक्सरे आपको कैसे देखना है, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ब्लड टेस्ट में आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर ब्लड टेस्ट में यहाँ पर सीबीसी में आपको क्या देखना दोस्तों, सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखना है, यहाँ पर एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको जरूर देखना। अब सीबीसी में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसी में दोस्तों यहाँ पर इसिनोफिल्स, ठीक है, इसिनोफिल्स अगर उसका बड़ा हो सीबीसी में, और यहाँ पर ESR और TLC इनका बड़ा हुआ मिले, तो आपको यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट करना है। देखो मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अस्थमा को पूरी तरह कंट्रोल यहाँ पर 100% होगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंजेक्शन एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सिलेक्ट करोगे आपको मोनोसेफ SV जो ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा, ठीक है। पेशेंट के साथ उससे ज़्यादा कंडीशन सही नहीं है तो आप यहाँ पर एक मोनोसेफ SV इंजेक्शन 1 ग्राम का इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस सल्ब्यूटामोल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर पेशेंट को कम पैसे में चाहिए तो सबसे पहले मोनोसेफ इंजेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, और साथ में आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, रुको पूरा ट्रीटमेंट सुना है, उसके साथ में आपको क्या करना है, डेरीफाइलिन मिलाना है, ठीक है। डेरीफाइलिन एम्पूल मिलाना है आपको, ठीक है, और उसमें 0.5 डेक्सोना भी मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मोनोसेफ SV आपको लेना है कितना, 1 ग्राम का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेरीफाइलिन मिलाना है, 1 एम्पूल पूरा मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में 0.5 mg का डेक्सोना मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, रुकिए ज़रा, मिलाने से पहले इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर पेशेंट का BP चेक करना आपको, ठीक है, अगर पेशेंट का BP लो है तभी आपको डेक्सोना 0.5 mg देना है, ठीक है। अगर नहीं है, BP लो नहीं है तो आपको स्टेरॉइड इसमें नहीं देना है, ठीक है, ये याद रखना। BP अगर बढ़ा हुआ है तो कोई भी स्टेरॉइड इसमें नहीं देना है, ठीक है ना। डेक्सोना ना आपको बेटनोसोल देना है, ठीक है। तो मोनोसेफ और डेरीफाइलिन आप सुबह शाम दे सकते हो, दोनों टाइम 5 दिन के लिए आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा अस्थमा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जब आपका BP लो हो पेशेंट का तभी आपको 0.5 mg डेक्सोना देना है, और अगर BP लो नहीं है, ठीक है, तो आपको स्टेरॉइड नहीं देना है, ये याद रखना। और BP अगर बड़ा हो तो आपको ना स्टेरॉइड देना है ना डेक्सोना देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको मोनोसेफ ही यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोन्टेलोगोस प्लस लिवोसिट्रिजिन LC जो टेबलेट आती है ये आपको रात में एक गोली देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सायरप भी आपको देना पड़ेगा। सायरप में आपको सल्ब्यूटामोल प्लस एम्ब्रोक्सोल कॉम्बिनेशन वाला 10 ml आपको सुबह शाम यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ml सुबह और 10 ml आपको रात को देना है। तो ये इस तरह दिन में आप इसे 3 बार आप इसे दे सकते हो सायरप को, ठीक है। अगर मरीज को इस दवा से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, कपकपी जैसी हो रहा है तो आपको ये सायरप नहीं देना है, या फिर उसका डोज बिल्कुल कम कर देना। क्यों? क्योंकि इसका सल्ब्यूटामोल का साइड इफेक्ट है, ठीक है। इस स्थिति में आपको डोज बिल्कुल कम कर देना चाहिए, या हो सके तो इस दवा को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गैस बनेगी, गैस और शायद हो सकता थोड़ा पेट में दर्द हो सकता, तो पेंटॉप DSR आप सुबह एक खाली पेट एक गोली टेबलेट दे सकते हो, ठीक है। दोस्तों मरीज को क्या सलाह देना है, देखो आपको जो दवाई दी गई है वो 1 दिन या 2 दिन खाकर आप बंद नहीं करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको कम से कम आपको 5 दिन तक लगातार आपको ट्रीटमेंट देना है। जब आपको लगे कि भाई आप बेहतर फील कर रहे हो तभी आपको दवा पूरी तरह ख़त्म करना, क्योंकि अस्थमा की बीमारी बहुत जल्दी वापस आने वाली है, ठीक है। तो अगर दवा अधूरी छोड़ोगे तो ये दोबारा पलट के जाता है, ठीक है। तो इस अस्थमा को ठीक नहीं हो पाएगा। मरीज जो अगर नया है, ठीक है, 2 से लेकर 5 साल के भीतर अगर उसका अस्थमा है तो यहाँ इलाज अस्थमा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो नया पेशेंट है 2 से लेकर 5 साल का है, और अगर मरीजों को 10 साल से 15 साल से पुराना अस्थमा है और वो इलाज इस बीमारी का 100% कंट्रोल हो जाएगा। पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मरीज अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर कंट्रोल पूरी तरह हो जाएगा। जो पुराने पेशेंट है 10 से 15 साल वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपको यह ध्यान रखना है, एलर्जी का कारण पता करना, ठीक है। अगर मरीजों से पूछना है उसे कब ज़्यादा दिक्कत आती है या किसी तरह की एलर्जी है, बदलते मौसम में, ठंडी हवाओं में, या पंखा चलने में, या धूल मिट्टी से, या जानवर से, किसी भी तरह से अगर उसे एलर्जी है तो आप उसे पूछ सकते हो। अगर एलर्जी का कारण भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एलर्जी की वजह से भी अस्थमा की दिक्कत आ सकती है। तो मरीजों को एलर्जी टेस्ट कराना, एलर्जी टेस्ट कराने से ये पता चल जाएगा कि शरीर में किस चीज़ से रिएक्ट हो रहा है, और उसी चीज़ से बचाव के लिए आप अस्थमा को
अस्थमा को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे अस्थमा का ट्रीटमेंट और अस्थमा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।